नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश वाला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने माई स्मार्ट क्लास यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के यूनिट 4 को, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विथ योर स्माइल एंड लाइक। और ना किया हो तो अभी कर दो इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए मैं सबसे ईजी वे में आपकी लैंग्वेज में ही ट्यूटोरियल लाता हूँ, जिससे आपको ये पूरे चैप्टर्स कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे और कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस केमिकल काइनेटिक्स को। तो देखो, ये जो केमिकल काइनेटिक्स है वो कब और कहाँ कैसे यूज़ करते हैं। तो हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में क्या होता है, जनरली हमारे रिएक्टेंट होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, मतलब केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें। जो कोई भी केमिस्ट होता है उनका पहला काम होता है कि रिएक्शन की फिजिबिलिटी चेक करना। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि वो रिएक्शन होगी कि नहीं, मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। जरूरी नहीं कि जितनी केमिकल रिएक्शन ऑन पेपर लिखी जाए वो सब पॉसिबल ही हो। उसके लिए देखना पड़ता है उसके थर्मोडायनेमिक्स क्राइटेरिया, लाइक उसकी फ्री एनर्जी कम हो रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है, ये सब क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं रिएक्शन की फिजिबिलिटी। दूसरा पॉइंट आता है एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब ये होता है कि रिएक्शन जो हो रही है वो कितनी अमाउंट में होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगी या रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा होगी। तो ये सब चेक किया जाता है एक्सटेंट में। और थर्ड आता है स्पीड, कि जो भी रिएक्शन हो रही है उसकी स्पीड क्या होगी, वो स्लो रिएक्शन है या फास्ट रिएक्शन है या वेरी फास्ट है या वेरी स्लो है। तो ये सभी कुछ स्टडी किया जाता है कोई भी केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी जस्ट आपके लिए एक बर्गर बनाया है और पोटैटो चिप्स बनाई है, लेकिन इसको आपको खाना है 5 दिन के बाद। तो आप क्या खाना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स आप पोटैटो चिप्स ही खाओगे, क्योंकि ये जो बर्गर है वो खराब हो गया होगा। क्योंकि इसके खराब होने की स्पीड ज़्यादा है, इसलिए आप ये बर्गर को 5 दिन के बाद नहीं खाओगे। इस बर्गर को आपको आज ही खाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही फास्टली ख़राब होता है। लेकिन ये पोटैटो चिप्स की लाइफ ज़्यादा है, आप 10, 20 या 30 दिन के बाद भी इस चिप्स को खा सकते हैं, क्योंकि ये फ्राइड चिप्स है, मतलब ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पोटैटो चिप्स के ख़राब होने की स्पीड, मतलब वो केमिकल रिएक्शन स्लो है, जबकि हमारा जो बर्गर है उसके ख़राब होने की स्पीड ज़्यादा है, राइट। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में कई सारे रिएक्शन होती है, जो कुछ रिएक्शन फास्ट होती है, कुछ स्लो होती है। एक एग्जांपल की बात करें कि अगर हम हाईवे पे देखें तो बहुत सारी गाड़ियाँ ट्रैवल करती है, लेकिन कुछ गाड़ियाँ स्पीड में जाती है, कुछ स्लो जाती है, कुछ बहुत स्लो होती है और कुछ बहुत फास्ट होती है। सबकी स्पीड डिफरेंट होती है। वैसे ही केमिस्ट्री में हर कोई रिएक्शन डिफरेंट स्पीड से जाती है। तो अब इस केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन हम देखें तो ऐसा होगा, द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड देयर मैकेनिज्म इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। अब देखो, कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसका जो रेट होगा और उसकी मैकेनिज्म होगी वो स्टडी होगी केमिकल काइनेटिक्स में। ये जो काइनेटिक्स वर्ड है वो ग्रीक वर्ड काइनेसिस पे से आया है, और काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। शायद आपको पता ही होगा कि थोड़े साल पहले, मतलब 10 या 20 साल पहले एक व्हीकल आया था जिसका नाम था काइनेटिक, राइट। ये एक्टिवा और उससे पहले आया था, वो भी काइनेटिक वर्ड किस पे से आया है, ये मूवमेंट पर से, क्योंकि उसमें भी मूवमेंट कर सकते थे ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे, इसलिए उस व्हीकल का नाम था काइनेटिक। अब जैसे हमने देखा कि केमिस्ट को देखना होता है रिएक्शन की फिजिबिलिटी, एक्सटेंट एंड स्पीड को, तो जो फिजिबिलिटी और एक्सटेंट है वो हमें पता चलता है थर्मोडायनेमिक्स से, लेकिन जो स्पीड है उसका पता चलता है हमें केमिकल काइनेटिक्स से। लाइक आपको पता है कि जो डायमंड है और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के बने हुए हैं, और थर्मोडायनेमिकली हम बोल सकते हैं कि डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ये जो कन्वर्जन की स्पीड है ना वो बहुत ही स्लो है। हमारी जैसे कई सारी लाइफ निकल जाएगी, लेकिन ये डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इसीलिए तो सब लोग बोलते हैं ना, डायमंड इज फॉर एवर, क्योंकि ये जो कन्वर्जन है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। अब हम जानेंगे इस केमिकल काइनेटिक्स हमें क्या क्या पता चलता है। तो सबसे पहली जो बात पता चलती है वो है स्पीड, और वी कैन से द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कौन सी स्पीड, मतलब कितना रेट होगा केमिकल रिएक्शन का। दूसरा हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन से कंडीशन है जिससे ये केमिकल रेट में चेंज होता है, जस्ट लाइक कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, मतलब उन सब की इफेक्ट केमिकल रेट पे क्या होगी। तो ये सब भी हमें केमिकल काइनेटिक्स से पता चलता है। जब भी हम केमिकल काइनेटिक्स का मैक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट होता है कि कितना अमाउंट रिएक्ट हुआ या फॉर्म हुआ, मतलब प्रोडक्ट कितनी फॉर्म हुई या रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ, इस पे ही हमारा फोकस होता है। लेकिन जब भी हम मोलिकुलर लेवल पे देखें तो हमारा इंटरेस्ट होता है
कि जो रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म क्या है, इसमें जो पार्टिसिपेंट मोलिक्यूल्स है उनका ओरिएंटेशन क्या होगा, उनकी एनर्जी क्या होगी, उनके कोलिजन कैसे होंगे। तो ये जो स्टडी किया जाता है वो मोलिकुलर लेवल पे होता है। मोलिकुलर लेवल मतलब स्मॉल स्केल पे, इवन मोलिक्यूल लेवल पे हम इसको देखते हैं। जबकि मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब होता है कि लार्ज स्केल पे हमारा फोकस होता है कि कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ और कितनी प्रोडक्ट फॉर्म हुई। तो अब इस चैप्टर में हम जो जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका ये लिस्ट है। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, फिर देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें डिपेंडेंस ऑफ अ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, फिर देखेंगे रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट, उसके बाद आएगा ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, उसके बाद टॉपिक आएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस जिसमें हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन को देखने वाले हैं। उसके बाद एक टॉपिक आएगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर देखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद आएगा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट और बाद में देखेंगे कोलिजन थियरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम देखने वाले हैं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि लाइक AgNO3 और NaCl को मिक्स करेंगे तो तुरंत ही AgCl के प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे। तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस होती है। जैसे हम AgNO3 के अंदर NaCl डालेंगे तुरंत AgCl के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। ये वेरी फास्ट प्रोसेस है। तो जब ये आयरन एयर और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आता है तब रस्टिंग स्टार्ट होता है और ये प्रोसेस बहुत ही स्लो प्रोसेस है। जबकि कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है लाइक इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, मतलब जो कैन शुगर होगा वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। तो ये प्रोसेस साथ में हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, मतलब स्टार्च का कन्वर्जन होना शुगर में, ये दोनों प्रोसेस मॉडरेट स्पीड से बढ़ती है। मतलब ना तो इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है ना तो उतनी कम, ये मॉडरेट स्पीड से रिएक्शन होती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, कुछ मॉडरेट होती है और कुछ बहुत ही स्लो होती है। तो हर कोई केमिकल रिएक्शन डिफरेंट स्पीड से जाती है और उसकी मैकेनिज्म और उसके रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी जो करते हैं वो है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। अब हम देखने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन। आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा कि कोई रोड हो और उस पर कोई कार ट्रैवल कर रही है तो उसकी स्पीड कैसे पता चलती है। और ऑफ कोर्स हम देखते हैं डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम, जिससे पता चलती है उसकी स्पीड, मतलब उसका रेट। अब ये तो केमिकल रिएक्शन है तो उसमें कैसे होगा, तो सिंपल, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट कंज्यूम होता है और जो प्रोडक्ट होती है वो फॉर्म होती है। तो हमारा फोकस है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, मतलब जो कंज्यूम हुई है वो, और प्रोडक्ट कितनी फॉर्म हुई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इससे हमें पता चलता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो जैसे आपको यहाँ पे इक्वेशन दिख रही है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन। तो इससे हमें पता चलता है रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये हुआ इन द टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट जो डिक्रीज होता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन, और उससे अपोजिट अगर हम प्रोडक्ट के सेंस में बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इंक्रीज इन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। चलो विथ एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है, R गिव्स P। R मतलब रिएक्टेंट और P मतलब प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब जब भी कोई टाइम T1 है तब हमारा रिएक्टेंट होगा R1 और प्रोडक्ट होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा P1। अगर टाइम 2 की बात करें तो वहाँ पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा R2 और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा P2। तो ये दो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट वो कितना होगा, तो ऑफ कोर्स वो होगा R2 माइनस R1, और इसके लिए टाइम कितना लगा, तो T2 माइनस T1। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इक्वेशन में माइनस है। अब ये क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। कम होगा उसका मतलब ये R1 ज़्यादा होगा, R2 कम होगा, तो ये जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में होगा। इसीलिए ये जो नेगेटिव आंसर है, इसीलिए रेट को पॉजिटिव करने के लिए आगे माइनस रखा हुआ है। टाइम के बात करें तो ये T2 और T1, तो इसमें ये जो T2 है वो ज़्यादा होगा, T1 कम होगा, तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये रिएक्टेंट के केस में हमें देखना है कि माइनस साइन इसीलिए रखते हैं जिससे रेट ऑफ रिएक्शन हमको पॉजिटिव मिले। तो अब ये जो चेंज है उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा R, और टाइम का चेंज है उसको लिखते हैं डेल्टा T। तो अब हमारे लिए हो गया माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T। अब रेट ऑफ अपीयरेंस प्रोडक्ट की बात करें तो वो होगा हमारा P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। देखो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रोडक्ट पहले कम थी और बाद में प्रोडक्ट इंक्रीज होगी, इसलिए ये तो पॉजिटिव में आएगा, राइट। तो इस जैसे रिएक्टेंट का किया था वैसे हम प्रोडक्ट का भी लिख सकते हैं, वो होगा डेल्टा P बाई डेल्टा T, और ये साइन होगी पॉजिटिव में क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म होती है जबकि रिएक्टेंट कम होता है, इसलिए वहां पे माइनस साइन आएगी और यहाँ पे होगी प्लस साइन।
अब इस टाइप के जो रेट मिला उसको हम बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या RAV कहेंगे, राइट। उसका मतलब है एवरेज रेट। जैसे एवरेज स्पीड मेजर करते हैं ना, वैसे ये है हमारी एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन। चलो अब थोड़ा ग्राफिकल वे से भी देखते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने एक ग्राफ लिया है जिसमें यहाँ पे टाइम रखा है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रखा है। आपको पता है जब भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी तो रिएक्टेंट मैक्सिमम अमाउंट में होगा, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी ये रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होती जाएगी। तो ये जो ग्राफ होगा वो ऐसे डिक्रीजिंग में हमें मिलेगा। जीरो टाइम पे रिएक्टेंट सबसे ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती गई ये ग्राफ कम होता गया और यहाँ पे आके ये उसका इक्विलिब्रियम होगा। मतलब इससे अब यहाँ पे रिएक्शन आगे नहीं बढ़ रही है, ये यहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, राइट। देखो यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है। अब हम देखेंगे दो कंडीशन, लाइक टाइम t1 पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है R1 और टाइम t2 पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है R2। ये दोनों हमें क्या मिले, टाइम मिले, और उसके साथ साथ जो भी रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था वो मिला। अब देखो ये जो इन दोनों का डिफरेंस है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का वो होगा डेल्टा R, और यहाँ पे जो टाइम है उसका जो चेंज मिला वो मिला डेल्टा T। तो R एवरेज कितना होगा, तो वो होगा माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T। तो ये था इन द टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट के केस में ऐसा होगा कि ये है कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होती है तो वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं होती है, इसीलिए देखो यहाँ पे जीरो कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट का एट ए जीरो टाइम। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज होती जाएगी और ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। जैसे हमने रिएक्टेंट के लिए किया था वैसे प्रोडक्ट के लिए भी करते हैं। दो कंडीशन लेते हैं, T1 पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है P1 और टाइम T2 पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है P2। तो अब ये जो चेंज मिलेगा P2 माइनस P1 उसको हम बोलेंगे डेल्टा P, और जो T2 माइनस T1 मिलेगा उसको बोलेंगे डेल्टा T। तो R एवरेज कितना होगा आपको पता है, R एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, और ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म होती है, इसीलिए ये आंसर पॉजिटिव में आएगा। लेकिन रिएक्टेंट के केस में वो नेगेटिव था। अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट की इक्वेशन थी वो थी डेल्टा R बाई डेल्टा T, और उसमें माइनस आएगा, और प्रोडक्ट के केस में होगा डेल्टा P बाई डेल्टा T। तो ये जो ब्रैकेट मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है ना वो है कॉन्सेंट्रेशन। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम। अब कॉन्सेंट्रेशन किस यूनिट में मेजर करते हैं तो वो होता है मोल पर लीटर, और टाइम को जनरली मेजर करते हैं हम सेकेंड में। तो अब ये जो यूनिट हुआ वो हुआ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का। अगर कोई रिएक्शन गैसियस मीडियम में होती है तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन को मेजर किया जाता है पार्शियल प्रेशर में। तो पार्शियल प्रेशर का यूनिट होता है एटमॉस्फेयर। तो इस टाइम पे जो रेट होगा वो होगा एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय सेकंड। दैट मींस रेट इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर और सेकंड इनवर्स। ये होगा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर गैसियस रिएक्शन। अब हम सॉल्व करने वाला है एग्जांपल 4.1 जो है फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ C4H9Cl मतलब ब्यूटाइल क्लोराइड एट अ डिफरेंट टाइम्स गिवन बिलो, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन दी है, राइट, और यहाँ पे डिफरेंट टाइम पे हमें डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन दी है। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल है, मैंने एक टेबल यहाँ पे बना के रखा है। यहाँ पे R1 मतलब कॉन्सेंट्रेशन रखा है और R2 मतलब जो सेकंड कॉन्सेंट्रेशन है, लाइक मतलब T1 टाइम मतलब जीरो टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कितना था 0.100। ये है T2 मतलब 50 सेकंड के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन हुआ 0.0905। वैसे करके हमने ये पूरा टेबल कंस्ट्रक्ट किया है। अब हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन क्या है, तो R इज इक्वल टू क्या होगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 और आगे माइनस आएगा। तो हम वो जो फाइंड आउट करेंगे वो आंसर हमने यहाँ पे लिखा है। लाइक मैं इस पहले केस के बारे में करके दिखाता हूँ। इक्वेशन है R इज इक्वल टू माइनस R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो देखो यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी है 0.0905, R1 की वैल्यू है 0.100, T2 है 50 और T1 है 0। तो हमने उन सब की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट की। तो ये जो सॉल्व करोगे तो ये होगा -0.0095 डिवाइडेड बाई 50। तो वो आंसर आएगा 0.00019। अगर मैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो रहा हूँ मतलब यहाँ तक, तो 4 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये जो आंसर होगा वो होगा 1.90 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ पे 10⁻⁴ को कॉमन ले लिया है, इसीलिए ये सब आंसर कैसे ऐसे 1.90 1.70 ऐसे करके लिखे हैं, राइट। रियल में आपका आंसर इतना ही है 1.90 इंटू 10⁻⁴। तो ये जो हुआ वो हुआ एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन।
ऐसे करके आप इन सभी के लिए मतलब ये जो मैंने रेट फाइंड आउट किए हैं वो भी आप खुद से भी फाइंड आउट कर सकते हो। सिर्फ आपको करना है R2, R1, T1, T2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और ये आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपके जो भी आंसर आएंगे वो 10⁻⁴ के मल्टीपल में आएंगे, वो यहाँ पे हमने कॉमन ले लेना है। तो मतलब ऐसा आपके आंसर आपको मिल जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे t = 600 सेकेंड पे आपको क्या रेट है वो नहीं मिलेगा। तो अब क्या करें, यहाँ पे तो 600 है ही नहीं, तो इसीलिए हम एवरेज रेट हर बार नहीं ले सकते। इसीलिए हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो है इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे हम फिजिक्स में करते थे ना, इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन कंसीडर द एवरेज रेट एट अ स्मॉल टाइम इंटरवल से एज अ dt। राइट, आपको फिजिक्स में डेल्टा x बाई डेल्टा टी का हम करते थे dx बाई dt, वैसे ही यहाँ पे करना है। r instant is equal to what? माइनस dr बाई dt फॉर रिएक्टेंट और प्लस dp बाई dt फॉर द प्रोडक्ट। तो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा जो लास्ट एग्जांपल था उसके जो भी डेटा थे उससे मैंने एक्सेल में ये ग्राफ ड्रॉ किया है। अगर 600 सेकंड पे हमें इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और इसका जो भी स्लोप होगा वो स्लोप की वैल्यू होगी हमारा r इंस्टेंट एट 600 सेकेंड। राइट, देखो यहाँ पे मैंने स्लोप फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू रखी है और वो वैल्यू यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट की है, तो हमें मिल गया r इंस्टेंटेनियस एट दी 600 सेकेंड। आपको यहाँ पे थोड़ी गैप दिखेगी, वो इसीलिए कि बुक में ये गैप नहीं होगी, यहाँ पे दिख रही है क्योंकि ये एग्जैक्ट मैंने एक्सेल में डेटा रख के किया है। अगर बुक वाला करता तो उसमें वो गैप नहीं आती, लेकिन वो स्क्रीनशॉट में नहीं रख सकता। मैंने खुद ये ड्रॉ किया है एक्सेल में आपके लिए, इसलिए यहाँ पे थोड़ी गैप दिख रही है। रियल केस में आपको यहाँ पे इसका एग्जैक्ट टेंजेंट ड्रॉ करना होता है टच करके, और उसका जो स्लोप होगा वही होगा इंस्टेंटेनियस रेट एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब हम देखने वाले हैं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमारे पास है Hg + Cl2 gives HgCl2। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे HgCl, HgCl2 इन सभी के स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो सेम है, वो जो कि 1 है। तो उसके केस में रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखा जाएगा माइनस डेल्टा Hg बाई डेल्टा टी, क्योंकि रिएक्टेंट है इसलिए माइनस आया। सेम माइनस डेल्टा Cl2 बाई डेल्टा टी, क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है ये भी कम हो रहा है, और डेल्टा HgCl2 बाई डेल्टा टी ये पॉजिटिव है क्योंकि ये फॉर्म हो रहा है। ध्यान से देखो इन सभी के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है जो कि 1 है। अगर कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसमें ये कांस्टेंट डिफरेंट हो तो क्या होगा, लाइक 2Hi = H2 + I2। तो जब भी ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम ना हो तो उस केस में हमें जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसके रेट को ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो जैसे कि देखो कि ये Hi के बारे में ये 2 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे -1/2। ये माइनस तो रिएक्टेंट है इसीलिए आया है, लेकिन ये 1/2 क्यों हुआ, क्योंकि ये 2 मोल था, तो इसीलिए हमने क्या किया 1/2 डेल्टा Hi बाई डेल्टा टी। ये दोनों 1 मोल ही है और फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसमें तो खास कोई चेंज नहीं है। डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी एंड डेल्टा I2 बाई डेल्टा टी ये दोनों पॉजिटिव है क्योंकि ये फॉर्म हो रहा है, और ये नेगेटिव है क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ये रिएक्टेंट है। अब आपके लिए एक और एग्जांपल है, देखो यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखी है 5Br- + BrO3- + 6H+ gives 3Br2 + 3H2। तो उसका रेट कैसे लिखेंगे, सिंपल, ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे रेट को डिवाइड करना है। जस्ट लाइक यहाँ पे Br- की बात करें तो ये 5 मोल है, तो क्या लिखेंगे 1/5। ये 1 है तो इसलिए यहाँ पे हमने नहीं किया। ये 6 है तो ये 1/6 आया, ये 3 है तो 1/3 आया, ये भी 3 है तो 1/3 आया। ये तीनों रिएक्टेंट है इसलिए यहाँ पे माइनस 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 साइन आई, ये प्रोडक्ट है इसलिए ये प्लस साइन है, राइट। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो है कॉन्सेंट्रेशन। अब हम सॉल्व करके एग्जाम्पल नंबर 4.2, और ये एग्जाम्पल में ऐसा है द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एट 318 Kelvin हैज बीन स्टडीड by the monitoring the concentration of N2O5 in this solution। इनिशियली हमने कॉन्सेंट्रेशन दिया है और 184 मिनट के बाद दूसरा कॉन्सेंट्रेशन दिया है, और ये रिएक्शन भी हमको दी है, ये वाली रिएक्शन है। हमें कैलकुलेट करना है एवरेज रेट इन आर मिनट सेकेंड्स, और ये भी फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रेट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ N2O5 ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो चलिए जो डेटा गिवन है वो हम लिखते हैं कि टाइम t1 = 0 पे जो N2O5 था वो इतना था, टाइम t2 पे मतलब 184 मिनट के बाद जो N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन था वो हमें इतना मिला 2.08 मोल पर लीटर। अब रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन क्या होगी, तो सिंपल, ये 2 है मतलब 2 है तो क्या करना पड़ेगा 1/2 होगा, तो इसीलिए हम लिखेंगे -1/2 डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी।
ये डेल्टा का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आया, पहले इतना था फिर इतना हुआ, तो हमने लिखा 2.08 माइनस 2.33 और इसके लिए टाइम लगा 184 मिनट्स, क्योंकि 184 माइनस 0 तो 184 ही आएगा। तो इसीलिए हमें जो रेट मिला वो था, तो वो होगा 6.79 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर इनवर्स पर मिनट, राइट। तो ये हमें रेट मिला, लेकिन अभी भी हमारा ये क्वेश्चन अधूरा है, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है आंसर इन आवर्स, मिनट एंड सेकेंड। तो ये अभी जो आंसर मिला था वो था मिनट में, अब उसको कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो देखो हमें पता है 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा, तो 1/60 आवर। तो ये 1/60 की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, मतलब ये जो मिनट है उसको रिप्लेस करेंगे 1/60 से, तो ये 60 चला जाएगा, ऊपर मल्टीपल में आएगा, और ये जो आंसर आया वो है 407 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर आर। देखो ये आर आ गया क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट किया। अब ये पावर में हमें शिफ्ट होना है, तो 2 डेसिमल पॉइंट इस तरफ जाएंगे, तो अब ये आंसर आएगा होगा 4.07 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर इनवर्स पर आर। हमने मिनट में फाइंड आउट किया था, उसके बाद आर में कन्वर्ट किया, और अब करेंगे सेकंड में कन्वर्ट। तो सिंपल, ये जो मिनट वाला आंसर है वो मैंने वैसे यहाँ पे रख दिया। अब हमको पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा, 60 सेकेंड होगा, तो यहाँ पे मिनट को रिप्लेस कर देंगे 60 सेकेंड से। तो मैंने यहाँ पे लिखा 6.79 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड्स। तो ये जो आंसर मिला वो है 0.1131 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर इनवर्स पर सेकेंड। अब यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगा, राइट। तो ये होगा 1.131 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर इनवर्स पर सेकेंड। तो हमने मिनट में पहले कैलकुलेट किया था, उसके बाद आर में किया, और उसके बाद सेकंड में भी फाइंड आउट किया। अभी भी हमारा आंसर अधूरा है, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। रिएक्शन हमें पता है और रेट भी पता है, लेकिन हमें NO2 कितना फॉर्म होगा वो फाइंड आउट करना है। तो सिंपल, ये प्रोडक्ट है और यहाँ पे जो है 4 लिखा हुआ है, तो क्या होगा हमारा रेट इज इक्वल टू 1/4 dNO2/dt। ये डेल्टा NO2/ΔT भी आप लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये रेट हमने लिख दिया वैसे ही जैसा था हमारे पास, ये 1/4 आ गया और ये आ गया dNO2/dt। तो अब ये 4 इधर है तो सामने जाएगा, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो 4 इधर मल्टीपल में आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा dNO2/dt, मतलब ये रेट हुआ कि NO2 कितना फॉर्म होगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा 27.16 इंटू 10⁻⁴। तो ये जो मिला वो है रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NO2, राइट। तो वो आंसर है 2.716 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये हमने डेसिमल पॉइंट को एक शिफ्ट किया, इसीलिए ये -3 हुआ। ये एक डेसिमल पॉइंट मतलब यहाँ पे +1 होगा, तो -4 + 1 तो आंसर आएगा -3। ये आंसर हमें मिल गया। अब हम देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कौन कौन से फैक्टर है जिससे रेट में चेंज होता है। तो सबसे पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और अगर कोई भी गैसियस मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पे प्रेशर मैटर करेगा। उसके बाद आएगा टेम्परेचर, उसके बाद होगा कैटलिस्ट। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए कि रेट लॉ या रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन क्या है। सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज अ रेट लॉ या रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन। मतलब आप रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन बता रहे, इसको बोलेंगे हम रेट लॉ, रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन। अब हम सीखने वाले हैं कि रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। एग्जांपल नंबर 4.1 से हम कह सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो रेट है वो डिक्रीज होता था, लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होता था उस टाइम पे रेट ज़्यादा होता था। ये भी हम कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम ऐसा मान सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन है उस पे रेट डिपेंड करता है, राइट। रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट हमें देखना हो तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लाइक A मोल A है, B मोल B है, C मोल C है और D मोल D है। और यहाँ पे हम रेट ऐसा बोल सकते हैं विच इज प्रोपोर्शनल टू A⁻x एंड B⁻y। अब स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब आपको पता ही है कि वो इंडिकेट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को। अब मुझे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालना हो तो मुझे कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो वो आएगा K। तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा रेट इज इक्वल टू K A⁻x B⁻y। अब रेट की जो इक्वेशन आती है वो होती है -dR/dt, क्योंकि ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है इसलिए हमने माइनस साइन रखा है। तो अगेन हमारी इक्वेशन होगी -dR/dt इज इक्वल टू K A⁻x B⁻y। अब ये जो इक्वेशन मिली ना उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, और इस K को हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट, और ये जो इक्वेशन है उसको बोलेंगे रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। जस्ट अभी हमने आगे की स्लाइड में जो देखा था कि रेट इक्वेशन क्या है, रेट लॉ क्या है या रेट एक्सप्रेशन, राइट। तो रेट को इन द टर्म्स ऑफ दी हम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से बताए उसको बोलते हैं रेट लॉ। तो यहाँ पे लिखा ना, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन
rate is given in the terms of molar concentration of reactant, with each term is raised to the some power which may or may not be the same as a stoichiometric coefficient of a reacting species in a balanced chemical equation। मतलब ये जो लिखा है ना x and y, जरूरी नहीं कि वो यहाँ पे इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उतना ही हो, कभी केस में हो भी सकता है और कुछ केस में ना भी हो सकता है। लाइक यहाँ पे हम देखें कि 2NO + O2 gives 2NO2। तो एक्सपेरिमेंट से हमें ये सब डेटा मिला है जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 4 एक्सपेरिमेंट किए हैं, यहाँ पे NO के कॉन्सेंट्रेशन लिखे है, O2 का और उसके अकॉर्डिंग टू रेट लिखा है। ये दो पहले एक्सपेरिमेंट की बात करें जहाँ पे NO का कॉन्सेंट्रेशन हमने 0.30 से 0.60 डबल किया, जबकि O2 का कॉन्सेंट्रेशन हमने कांस्टेंट रखा है और उस टाइम पे अगर आप रेट देखें तो 0.096 से 0.384 हुआ है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो रेट है वो NO के x जितने पावर पे है, राइट। तो देखो रेट कितना चेंज हुआ, तो वो 0.096 से 0.384 तक हुआ और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO हमने डबल किया इसलिए हमने 2NO लिखा। तो ये जो आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 4। ये 2 है तो 2x ये कितना होगा, जबकि ये 4 आंसर आएगा तो ऑफकोर्स ये x2 होगा, तभी जाके ये यहाँ पे 4 हो सकता है। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि 4 × रेट = KNO/2, मतलब ये जो x की वैल्यू होगी वो 2 हो गई। और वैसे ही हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3, तो उसमें देखो NO का कॉन्सेंट्रेशन 0.30 और 0.30 हमने इतना ही रखा, जबकि O2 का कॉन्सेंट्रेशन हमने 0.30 से 0.60 किया और उस टाइम पे जो रेट चेंज हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलो उसके लिए भी हम बात करते हैं। तो रेट = KO2/y। अब ये जो y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए पहले रेट लिखेंगे, तो कितना हुआ, तो जो रेट है वो 0.096 से 0.192 हुआ और K2O2 क्योंकि हमने ये कॉन्सेंट्रेशन डबल किया ना, तो देखो इसका आंसर आएगा 2 और यहाँ लिखा है 2O2/y। तो ये y कितना होगा, तो ऑफ कोर्स 1 ही होगा, तब जाके दोनों साइड पे 2 होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा 2 × रेट = KO2/1। अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो ये रेट है केमिकल रिएक्शन का वो होगा KNO/x O2/y, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 2 और y की वैल्यू आएगी 1। अब यहाँ पे जो रेट मिला ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। अगर हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखे इसकी तो वो होगी -dr/dt = KNO/2 O2/1। यहाँ पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो NO के सेकंड पावर में और ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन के फर्स्ट पावर में प्रोपोर्शनलिटी में है। अब जैसे कि हमने ये रिएक्शन देखी थी उसमें जो एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन था वो था KNO/2 O2/1। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ये NO का 2 था, O2 का 1 था, मतलब ये स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट इसका 2 और 1 ही था। तो उस तरह से ही हमें यहाँ पे उसके ऑर्डर भी मिले, लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं। लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ कि CHCl3 + Cl2 gives CCl4 + HCl और इसका एक्सपेरिमेंटल रेट कांस्टेंट मिला, तो देखो CHCl3 के पावर 1 में है जबकि Cl2 के 1/2 पावर में है, लेकिन यहाँ पे उसका स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट 1 ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो पावर है वो हमें डिफरेंट मिला है। वैसे ही ये वाली इक्वेशन में भी आप देखोगे तो रेट है वो देखो यहाँ पे 1 पावर है, ये 1 है, लेकिन H2O का 0 पावर। दैट मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी कि स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट है उतना ही यहाँ पे हमें पावर मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि रेट लॉ ऑफ एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड मेरली बाय लुकिंग अ बैलेंस रिएक्शन। मतलब आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन देख के ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका रेट लॉ ऐसा आएगा, राइट। ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, डायरेक्ट देखने से हम इसका रेट लॉ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो जैसे हमने रेट लॉ लिखा था कि A/x B/y, यहाँ पे ax और y ये जो है उसका समेशन करेंगे तो हमें मिलेगा ऑर्डर ऑफ अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, राइट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि x + y इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। अब ये जो ऑर्डर है वो 0 भी हो सकता है, 1 2 3 इवन फ्रैक्शन में भी हो सकता है। और जब ये 0th ऑर्डर रिएक्शन होती है उसका मतलब ये होता है कि वो कॉन्सेंट्रेशन के पावर से इंडिपेंडेंट है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन का इसका रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट है। अब हम एग्जांपल देखेंगे 4.3। तो इसमें हमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें A/x और B/y ही करना होता है, तभी जाके हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलती है। तो ये है A/1/2 और B/3/2, दोनों का समेशन करेंगे तो आंसर आएगा 2, मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हुई। और ये जो सेकंड है उसमें A/3/2 है B/-1, दोनों का समेशन करेंगे तो आंसर आएगा 1/2, मतलब ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन हुई। तो जो भी रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन।
लेकिन जो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन होती है जिसको मैकेनिज्म कहते हैं, वैसे टाइप की रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो मल्टी स्टेप में होती है। सिंगल स्टेप में होती है वो है एलिमेंट्री, और मल्टीपल स्टेप में होती है उसको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो सिंपल, हमारे पास एक कॉमन इक्वेशन है और उसके हिसाब से हमने इसके रेट लॉ को भी लिखा, राइट, और के को सब्जेक्ट बनाया, तो क्या हुआ, रेट डिवाइडेड बाय ए रेज टू एक्स बी रेज टू वाई। अब यहाँ पे जो रेट है उसका यूनिट है कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, और ये भी कॉन्सेंट्रेशन है लेकिन यहाँ पे पावर है एक्स एंड वाई, तो हम क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई और कुछ भी नहीं, ये है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ये होगा एन जितना, राइट, एक्स प्लस वाई इज कॉल्ड एन, मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अब हमारी जो इक्वेशन होगी वो होगी कॉन्सेंट्रेशन, वो रहेगा, यहाँ पे n है, यहाँ पे 1 है, तो क्या होगा 1 माइनस एन, और टाइम तो इनवर्स में ही रहेगा, तो होगा टाइम इनवर्स। तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका यूनिट होगा मोल पर लीटर रेज टू 1 माइनस एन, और टाइम इनवर्स है तो वो तो हमने वैसे ही लिखा। अब इन सबको सेपरेट आउट करते हैं, तो मोल का लिखेंगे मोल 1 माइनस एन, लीटर जो कि इनवर्स में था तो पहले हमने माइनस लिखा, रेज टू क्या करेंगे 1 माइनस एन, और टाइम इनवर्स ही रहेगा। तो इसी इक्वेशन का यूज करके हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे, राइट, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया है। अगर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो n की वैल्यू हम 0 रखेंगे। अगर हम n इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा मोल लीटर रेज टू -1 एंड टाइम रेज टू -1। सपोज हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए फाइंड आउट करें तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 आएगी इन सभी जगह पे, तो होगा मोल 1 - 1 लीटर -1 इन ब्रैकेट 1 - 1 और टाइम इनवर्स, तो ये दोनों चले जाएंगे तो सिर्फ रहेगा टाइम इनवर्स। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, तो जो आंसर आएगा मोल इनवर्स लीटर 1 और टाइम इनवर्स आएगा। और जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है उसका यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे और बाकी सब लोग देखेंगे कि आपने सही लिखा या गलत लिखा है। अब नेक्स्ट है एग्जांपल 4.4 और यहाँ पे हमें बताना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सिंपल है, देखो यहाँ पे हमें यूनिट देख के बताना है कि ये कौन सा पॉसिबल है। लाइक फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, मैंने यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन सा उसका यूनिट हो सकता है। अब जो हमारी पहली इक्वेशन है उसका यूनिट है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, किसके साथ मैच हो रहा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो यूनिट है वो मैच हो रहा है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के साथ, राइट, देखो ये वाला यूनिट है ना, सेम टू सेम ऑलमोस्ट, तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है पहली वाली वो हुई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल है इसमें जिसमें यूनिट है सेकंड इनवर्स, तो सेकंड इनवर्स किसका होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, दैट मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुई। अब हम देखने वाले हैं मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो मोलिकुलरिटी किसको बोलेंगे, सो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स, वो एटम हो या आयन हो, मोलिक्यूल विच आर टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट बी कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन में एक साथ कितने मोलिक्यूल कोलाइड होते हैं या एटम या आयन, वो कितने एक साथ कोलाइड होंगे जिससे प्रोडक्ट फॉर्म होगी, तो वो जो नंबर है उसको हम बोलेंगे मोलिकुलरिटी, राइट। और उससे आप मैकेनिज्म इजीली समझ पाओगे। लाइक कोई भी रिएक्शन है जिसमें सिर्फ एक ही मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, तो वैसे टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि उसमें एक ही मोलिक्यूल है। अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें 2 मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वैसे रिएक्शन को बोलेंगे बायोमोलिकुलर रिएक्शन। सपोज 3 मोलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं एक साथ और उस रिएक्शन को बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन। एक मोलिक्यूल तो यूनिमोलिकुलर, 2 मोलिक्यूल या आयन कोलाइड हुए और प्रोडक्ट फॉर्म हुई तो वो बायोमोलिकुलर, 3 मोलिक्यूल या 3 आयन एक साथ कोलाइड हुए और जो रिएक्शन हुई उसको बोलेंगे ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट है, तो ये सिर्फ एक ही मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, तो इसीलिए उसको बोलेंगे यूनिमोलिकुलर। यहाँ पे 2HI गिव्स H2 + I2, मतलब HI के 2 मोल कोलाइड हो रहा है तो उसको बोलेंगे बायोमोलिकुलर। यहाँ पे 2 मोल NO और 1 मोल O2 तो वो होगा ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन। अब देखो मोर देन 3 मोलिक्यूल या 3 आयन एक साथ कोलाइड हो वैसे चांसेस बहुत ही मिनिमम होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस रिएक्शन में क्या होगा? सब लोग देख के क्या करेंगे, 1 + 6 + 3 मतलब बोले कि 10th ऑर्डर रिएक्शन है, 10 मोलिक्यूल कोलाइड हो गए, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे टाइप की रिएक्शन में जनरली ऐसा होता है कि मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन होती है और प्रैक्टिकल ये पता चला है ये है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट, क्योंकि ये सेवरल स्टेप में होती है और इसमें से जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसी स्टेप से रेट ऑफ रिएक्शन पता चलती है और उस वाले स्टेप को कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अब ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप को समझना हो तो एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक मैं आनंद में रहता हूँ जो गुजरात में बिलोंग्स करता है, आपने अमूल डेयरी के बारे में सुना होगा ना, वो वाले आनंद में। तो देखो अगर अमेरिका से किसी को आनंद में आना है तो कैसे पॉसिबल है, तो देखो आनंद में कोई एयरपोर्ट नहीं है, नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो है अहमदाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
तो इसीलिए किसी भी बंदे को जो अमेरिका से आनंद में आना है तो अमेरिका से फ़्लाइट लेनी पड़ेगी और वो फ़्लाइट पहले आएगी अहमदाबाद और उसके बाद अहमदाबाद से बाई कार और अपने व्हीकल से वो आनंद तक आएंगे। तो यहाँ पे जो अमेरिका से अहमदाबाद आने का टाइम है वो है 24 आवर जितना टाइम लग जाता है, जबकि अहमदाबाद से आनंद आने का टाइम है वो नियरली 1 आवर है। तो इन सब में सबसे लॉन्ग प्रोसेस कौन सी हुई जो टाइम कंज्यूमिंग है, तो अमेरिका से अहमदाबाद आने का। तो जब भी कोई अमेरिका से आनंद आता है तो वो क्या बोलेंगे, कितना टाइम लगेगा आने में, तो बोलेंगे 24 आवर्स जितना टाइम लगेगा, क्योंकि उनके लिए ये 1 आवर का टाइम बहुत ही कम है। तो जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप वो कौन सा होता है, जो स्लो स्टेप होता है। तो यहाँ पे जो स्लो स्टेप है वो ये वाला स्टेप है जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। जो ज़्यादा टाइम लेता है वो स्लो है और वही है रेट डिटरमिनिंग स्टेप। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि 24 आवर प्लस 1 आवर, नहीं, ऐसा ही बोलेंगे कि 24 आवर लगेगा आने में। तो ये होता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप। आई होप आप सबको क्लियर हो गया है। जो लॉन्ग टाइम लेता है वही होता है स्लो प्रोसेस और वही होता है हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप। हम एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड अल्कलाइन मीडियम में इन द प्रेजेंस ऑफ I- वो डिकम्पोज होता है वाटर में और O2 में। तो इस रिएक्शन का रेट अगर हम लिखने जाए तो वो होगा K इंटू H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन और I- का कॉन्सेंट्रेशन। ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू H2O2 एंड I-, लेकिन ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। लाइक जो फर्स्ट स्टेप है उसमें होगा H2O2 प्लस I- जो H2O प्लस IO-, और सेकंड स्टेप में ये IO- रिएक्ट करेगा सेकंड मोलिक्यूल ऑफ H2O2 से और बनेगा H2O प्लस I- प्लस O2। यहाँ पे देखोगे तो IO- जो कि फॉर्म भी हो रहा है और कंज्यूम भी हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम इंटरमीडिएट। और ये जो हमारा पहला स्टेप है वो है स्लो स्टेप, जिसको हम बोलेंगे रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो हमारी कंक्लूजन जो क्या है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिसाइड करता है हमारा स्लो स्टेप, राइट। और उसके बेसिस पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो आप देख के डायरेक्ट नहीं बता सकते, वो एक्सपेरिमेंट आपको करना ही पड़ेगा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन जो मोलिकुलरिटी है वो 0 नहीं हो सकती और नॉन इंटीजर भी नहीं हो सकती, क्योंकि मोलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि कोई भी मोलिक्यूल कोलाइड ना करे, मतलब 1 तो होगा ही, 0 नहीं हो सकता। और नॉन इंटीजर भी नहीं हो सकता कि आधा मोलिक्यूल कोलाइड हुआ और रिएक्शन हुई, ये भी पॉसिबल नहीं है। जो सेकंड कंक्लूजन है वो है ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू द एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब सिंगल स्टेप में होती है मल्टीपल स्टेप में, उन सब में ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन हो सकता है। लेकिन जो मोलिकुलरिटी इज एप्लीकेबल टू द एलिमेंट्री रिएक्शंस, मतलब वो सभी स्टेप में हम नहीं लगाते समेशन करके, जो सिंगल स्टेप होते हैं उसी में मोलिकुलरिटी मैटर करती है। अब कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो रही है तो उन सभी की मोलिकुलरिटी का हमें समेशन नहीं करना है, हमें सिंगल स्टेप के लिए ही मोलिकुलरिटी दिखनी है। सभी स्टेप की मोलिकुलरिटी का कोई भी मतलब नहीं रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री प्रोसेस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड कंक्लूजन है, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लो स्टेप एंड द मोलिकुलरिटी ऑफ अ स्लो स्टेप इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है जिसमें मल्टीपल स्टेप में होता है, तो उनमें सभी स्टेप का हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं देखना है, उसमें जो सबसे स्लो स्टेप होता है जिसको हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं उसका ही हमने ऑर्डर देखना है। और जो स्लो स्टेप की मोलिकुलरिटी होगी वही होगी उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जितनी। अब हम देखने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। जैसा आपने डिफरेंशियल रेट लॉ में देखा था कि हमें विथ कॉन्सेंट्रेशन जो टाइम है उसका एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ता था, और उस ग्राफ को प्लॉट करने के बाद हम टेंजेंट ड्रॉ करते और उस टेंजेंट के स्लोप पर से, मतलब कॉन्सेंट्रेशन और टाइम की वैल्यू पर से हम रेट डिराइव करते थे। लेकिन ये इतनी कन्वीनियंट मेथड नहीं है, जबकि ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में ऐसा होता है कि हम वह डिफरेंशियल रेट लॉ का इंटीग्रेशन करते हैं और वहाँ पे विथ एक्सपेरिमेंटल जो डेटा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है और उसका रेट कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसका क्लियर हमें पता चल जाता है। इसीलिए हमें ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन चाहिए। और ये जो फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ये सभी रिएक्शन के लिए ये डिफरेंटली होता है, तो हम 1 बाय 1 इनको डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो हो रहा है, लेकिन ये जो रेट है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के 0 पावर में प्रोपोर्शनल में है। अगर हमें इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को निकालना है तो हमें कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और हम वो कांस्टेंट रखेंगे k। देखो, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिखा है एज अ -dr/dt, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, इसलिए यहाँ पे -dr/dt रखा है। ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल गया, इसलिए यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया k।
और यहाँ पे r⁻0 है। अब आपको पता है जब भी r⁻0 होता है तो वो क्वांटिटी हो जाती है यूनिटी, मतलब उसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं 1, इसलिए मैंने यहाँ पे r⁻0 की जगह पे 1 लिखा। अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, dr को सब्जेक्ट बनाएंगे तो dt चला जाएगा सामने और माइनस साइन भी हम इस साइड पे ले लेंगे, मतलब राइट साइड पे। तो अब हमारी इक्वेशन बनेगी dr इज इक्वल टू माइनस k dt। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं दोनों साइड से। तब देखो ये इंटीग्रेशन का मैंने लिख दिया है कि इंटीग्रेटिंग ऑन द बोथ साइड। तब यहाँ पे जो dr है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r, और ये माइनस k dt का हो जाएगा माइनस kt, और साथ में ये i आ जाएगा। ये जो i है उसे हम बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसकी मुझे i की वैल्यू चाहिए तो हमें एक कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी, और वो कंडीशन होगी कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे तो कॉन्सेंट्रेशन r कितना होगा, r0। अब ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें i की वैल्यू मिलेगी। तो चलिए अब t इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू r0 रखते हैं ये इक्वेशन 1 में। तो क्या मिलेगा, हमने r के प्लेस पे रखा r0 और t के प्लेस पे रखा t इज इक्वल टू 0। तो हमें इक्वेशन मिली r0 इज इक्वल टू माइनस k इंटू 0 प्लस i। अब किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा उसका 0, तो ये टर्म हो जाएगी 0, तो हमें मिलेगा r0 इज इक्वल टू i, मतलब i की वैल्यू कितनी है, r0। और ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करने वाले हैं ये इक्वेशन में। i की वैल्यू कितनी रखेंगे, r0 यहाँ पे। तो अब हमें जो इक्वेशन मिल रही है वो होगी r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस r0। अब ये के टी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारी इक्वेशन मिलेगी r0 माइनस r। अब यहाँ पे थोड़ा हम रीअरेंज करेंगे, k को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी r0 माइनस r डिवाइडेड बाई t। तो जब भी हमें ये k मतलब ये रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना हो तो हम ये इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना इस इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ पे हम इसका ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे वो इक्वेशन लिख दी कि r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस r0। अब यहाँ पे ये इक्वेशन जो है वो हमें थोड़ी बहुत सिमिलर लग रही है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो लीनियर लाइन जो ग्राफ होता है उसकी इक्वेशन पे। यहाँ पे y होगा r, x होगा t, m होगा माइनस के और c होगा r0। तो चलो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है। हमने इस ग्राफ में y एक्सिस पे लिया है कॉन्सेंट्रेशन r और x एक्सिस पे रखा है हमने टाइम। और हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसका जो स्लोप मिलेगा उसकी वैल्यू होगी माइनस के, और ये जो c है वो हमारा इंटरसेप्ट होगा जो यहाँ पे है, और उसकी वैल्यू मिलेगी हमें r0। अब हम कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, कौन कौन से है। तो पहला एग्जांपल है जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन होती है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। साथ में रिएक्शन विच अकर ऑन अ मेटल सरफेस। आपने देखा होगा कई सारी मेटल पे वो गैस एडसॉर्ब हो जाता है और बाद में रिएक्शन जो होती है वो सभी रिएक्शन भी होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जस्ट लाइक यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है कि decomposition of gaseous ammonia on hot platinum surface. It is an example of zero order reaction at a high pressure. अब हाई प्रेशर पे क्या होगा, जो प्लेटिनम है उसके ऊपर पहले एक लेयर बन जाएगा अमोनिया का और बाद में डिकम्पोज होने लगेगा। लेकिन जैसे हाई प्रेशर होता है तो एक स्टैटिक लेयर ही बन जाता है और उसके बाद इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का कोई भी मतलब नहीं रहता, मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो कॉन्सेंट्रेशन के जीरो पावर में प्रोपोर्शनल होता है। मतलब उस पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का कुछ भी इफेक्ट नहीं होती है, जितना वहाँ पे एडसॉर्ब होगा उतनी वहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन अ गोल्ड सरफेस। HI गोल्ड सरफेस पे वहाँ पे एडसॉर्ब होता है और बाद में वहाँ पे उसका डिकम्पोज होता है और ये रिएक्शन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से टोटली इंडिपेंडेंट है। अब हम सीखने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलो हम पहले रिएक्शन लिख देते हैं कि रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो मैंने R गिव्स P लिखा है और यहाँ पे जो रेट होगा वो रिएक्टेंट के 1 पावर में प्रोपोर्शनल में होगा। इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा ना रेट इज इक्वल टू माइनस dr/dt इज प्रोपोर्शनल टू r⁻1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल निकालेंगे तो एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा जो हमने k रखा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे k r⁻1 रखा है और जब भी पावर 1 होता है तो वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसलिए ये सीधा हम लिखेंगे कि माइनस dr/dt इज इक्वल टू k इंटू r। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो देखो dr/dt था, वहाँ पे हमने ये dt को सामने ले लिया, r यहाँ पे आ गया और जो माइनस साइन था वो हमने सामने भेज दिया ऑन दी राइट साइड। तो देखो अब जो इक्वेशन होगी वो होगी माइनस dr/r इज इक्वल टू माइनस के dt। अब जैसे हमने जीरो ऑर्डर में किया था वैसे ही यहाँ पे भी हम दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे और वो जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा ये dr/r का हो जाएगा ln r,
ये माइनस के डी टी का हो जाएगा के टी और प्लस आई मिलेगा। और आप जानते हैं आई को कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हमें आई की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अगेन सेम कंडीशन जो जीरो ऑर्डर में किया था वैसे ही t इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, r इज इक्वल टू आर जीरो करेंगे और वो वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें i की वैल्यू मिली ln r0। दैट मीन्स ये ln r0 हम रखने वाले हैं यहाँ पे। तो जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो होगी ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r0। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा और रीअरेंज करेंगे। ये जो ln r0 है उसको हम लेफ्ट साइड पे ले लेंगे तो हमारी इक्वेशन मिलेगी ln r माइनस ln r0 इज इक्वल टू माइनस के टी। अब जब भी लॉगरिथम में माइनस होता है उसका मतलब वो डिवीजन में होता है। तो अब ये होगा ln r अपॉन ln r0 इज इक्वल टू माइनस के टी। अगर दोनों साइड पे हम एंटी लॉग ले तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी r इज इक्वल टू r0 इंटू ई रेस टू माइनस के टी। ये यहाँ से हमने ये इस इक्वेशन को डायरेक्ट डिराइव किया है। अब थोड़ा और हम इसमें काम करने वाले हैं। इसी इक्वेशन के कुछ डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे जो आप न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हो। तो देखो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी है ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r0। अब देखो यहाँ पे जो ln r0 है उसको हम लेफ्ट साइड पे ले रहे हैं तो क्या होगा ln r माइनस ln r0 इज इक्वल टू माइनस के टी। अगेन ये लॉगरिथम में नेगेटिव का मतलब होता है डिवीजन, तो हमने यहाँ पे r अपॉन r0 कर दिया, ln साथ में है, माइनस की टी भी यहाँ हमने रखा है। हम ये r0 और r को इन्वर्स करें तो ये माइनस साइन चली जाएगी। अब हम ये ln r अपॉन r0 को इन्वर्स करेंगे तो ये माइनस साइन यहाँ से चली जाएगी। तो ये हो जाएगा r0 अपॉन r इज इक्वल टू के टी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखो ये के टी माइनस के टी है, इधर जाएगा तो प्लस के टी हो जाएगा। ये माइनस ln r0 है, इधर आएगा तो प्लस ln r0 हो जाएगा और ये प्लस ln r इधर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो इसके जैसे ही हुआ ना के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ln r0 माइनस r। और आपको पता है लॉगरिथम में जो सब्सट्रैक्ट करते हैं उसका मतलब डिवीजन होता है। तो के टी इज इक्वल टू हो जाएगा ln r0 बाई r। अब हमें यहाँ पे ln निकाल के मतलब लॉग बेस 10 रखना है तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से। तो हमारी इक्वेशन मिलेगी 2.303 लॉग r0 बाई r इज इक्वल टू के टी। अब यहाँ पे 2.303 को सामने ले जाएंगे तो हमारी इक्वेशन मिलेगी log r0 बाई r इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। अब हम अगर k को सब्जेक्ट बनाए तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो मिलेगी k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log r0 बाई r। अब जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसके ग्राफ को हम जरा स्टडी करते हैं। तो देखो ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r0, इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमें जो स्लोप मिलेगा वो होगा माइनस के और इंटरसेप्ट की वैल्यू मिलेगी ln r0। अगर हम इसकी दूसरी इक्वेशन लेके उसका ग्राफ प्लॉट करें वो है हमारी log r0 बाई r इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें log r0 अपॉन r वर्सेस t का तो जो स्लोप की वैल्यू मिलेगी वो होगी k अपॉन 2.303 और यहाँ पे हमें इंटरसेप्ट की वैल्यू मिलेगी 0। तो ये दोनों ग्राफ मैंने यहाँ पे कंपैरिजन करके आपके सामने रखे। आप देखेंगे तो दोनों के अंदर स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। अब हम इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ अलग अलग फॉर्म देखेंगे। लाइक हम दो कंडीशन कंपेयर कर रहे हैं इस इक्वेशन के। लाइक हमने इक्वेशन लिख दी कि ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r0। अगर टाइम t1 है तो उस पे ये जो वैल्यू होगी r की वो होगी r1 और टाइम होगा t1 तो वो इक्वेशन बनेगी ln r1 इज इक्वल टू माइनस के t1 प्लस ln r0। अब इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 3 दिया है। वैसे टाइम 2 के लिए इक्वेशन लिखे तो वो होगा ln r2 इज इक्वल टू माइनस के t2 प्लस ln r0। अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से। तो देखो हम पहले लिखेंगे ln r1 माइनस ln r2 इज इक्वल टू माइनस के t1 माइनस के t2। अब देखो यहाँ पे दो बार माइनस साइन आई है, हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, पहले ये तो डिफरेंस है राइट, और जब भी लॉगरिथम में नेगेटिव आता है तो उसका मतलब होता है डिवीजन। तो ये होगा ln r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू k को हम कॉमन निकाल देंगे और यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो है t2 माइनस t1। सिंपल, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है तो मतलब ये k t2 प्लस में था और माइनस k t1 था, इसीलिए हमने यहाँ पे पहले t2 लिखा है और उसके बाद आएगा t1। तो हमारी फाइनल इक्वेशन हुई ln r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू k t2 माइनस t1, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 5 कहा। ये इक्वेशन आपके न्यूमेरिकल में बहुत काम में आने वाली है। इसको थोड़ा रीअरेंज करें और k को सब्जेक्ट बनाएं तो हमें इक्वेशन मिलेगी k इज इक्वल टू 1 अपॉन t2 माइनस t1
ln r1 by r2। अब इस इक्वेशन में हमें सिंपल लॉग में इसको कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2303 से, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी 2303 log r1 by r2 इज इक्वल टू k t2 माइनस t1। अब यहाँ पे भी इस लॉग को हम एज अ सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो ये टर्म होगी log r1 by r2 इज इक्वल टू k t2 माइनस t1 अपॉन 2303। अगर हम इस इक्वेशन में k को सब्जेक्ट बनाते हैं तो जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो होगी k इज इक्वल टू 2303 by t2 माइनस t1 इंटू log r1 डिवाइडेड बाय r2। और ये भी आपके न्यूमेरिकल में बहुत काम में आने वाला है। अब कुछ एग्जांपल देखें हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, तो देखो यहाँ पे जो रेडियम कन्वर्ट हो रहा है हीलियम और नियॉन में, तो ये एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। और ये जो पूरा रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल में होता है रेडियम के पावर 1 कॉन्सेंट्रेशन के। दूसरा एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के फर्स्ट ऑर्डर में प्रोपोर्शन में होता है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल 4.5, जिसमें दिया गया है द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखी है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, टेम्परेचर लिखा है और लिखा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 सेकेंड, तो वो भी लिखा है यहाँ पे। और हमें फाइंड आउट करना है रेट कांस्टेंट। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया है और टाइम दिया है, और हमें फाइंड आउट करना है रेट कांस्टेंट। और क्लियरली बताया है ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो k की इक्वेशन है वो है 2303 बाई t2 माइनस t1 इंटू लॉग r1 बाई r2। हमारे पास r1 की वैल्यू है, r2 की वैल्यू है, t2 है, t1 है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है। ये है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे टाइम जो गैप है वो है 60 सेकेंड, इसलिए हमने यहाँ पे 60 माइनस 0 लिखा, क्योंकि इनिशियल टाइम हमने 0 लिया, फाइनल टाइम 60 लिया। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा k इज इक्वल टू 0.0304 मिनट इनवर्स। तो एग्जाम में ज़्यादा कुछ नहीं करते, सिर्फ ये इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन या टाइम चेंज कर सकते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा है तो k की ये इक्वेशन आएगी, और जीरो ऑर्डर लिखा है तो उसके लिए भी k की इक्वेशन चेंज हो जाएगी, जो मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है। अब हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैस फेज। देखो ये जब भी गैस फेज में रिएक्शन होते हैं तो थोड़ा हमें माइंड से काम करना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कुछ ट्रिकी आपको करना पड़ेगा। मैं आपको इजी वे से समझाता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लाइक यहाँ पे एक रिएक्शन में लिख रहा हूँ कि ए गैस गिव्स B प्लस C। यहाँ पे तीन मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है सभी के सभी गैस फेज में। तो जब इनिशियल प्रेशर होगा, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट होगा, और वहाँ पे वो रिएक्टेंट है यहाँ पे A, और उसका जो प्रेशर होगा वो होगा PI जितना। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये PI इनिशियल प्रेशर है, सिर्फ A का है जो एज अ रिएक्टेंट है। अब टाइम T इज इक्वल टू T पे, मतलब T टाइम के बाद ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, और वहाँ पे जो भी प्रेशर है वो कितना होगा PT जितना। और इस PT मतलब टोटल फाइनल प्रेशर में कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा, तो उसमें PA, PB और PC होगा। मतलब जो हमारा रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हो जाने के बाद उसका पार्शियल प्रेशर रहेगा PA जितना। लाइक ये यहाँ पे ये जो PI माइनस एक्स है ना, वो एक्चुअली PA है, फाइनल प्रेशर ऑफ A आफ्टर द रिएक्शन। B x जितना होगा और C भी x जितना होगा, मतलब PB भी x होगा और PC भी कितना होगा, x जितना होगा। अब आप जैसे कि जानते हो कि कोई भी रिएक्शन में हमें पता होना चाहिए इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे प्रेशर है तो हमें पता होना चाहिए इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर। तो देखो यहाँ पे हम ये तो फाइंड आउट कर सकते हैं इनिशियल कितना था, लेकिन फाइनल जो होगा वो कैसे करेंगे, क्योंकि फाइनल प्रेशर में तो A, B, C तीनों कंबाइंड है, और हमें सिर्फ चाहिए PA। तो इस PA को फाइंड आउट करने के लिए हम थोड़ा अभी मैथमेटिकल काम करने वाले हैं। तो चलो वो मैं आपको सिखाता हूँ कि PT कितना होगा, PI माइनस एक्स प्लस एक्स। ये कहाँ से इक्वेशन आई, तो देखो ये PA कितना है, PI माइनस एक्स, मतलब इस इक्वेशन में ये B और C x जितने फॉर्म हो गए, और ये x जितना कम होगा। इनिशियल इसका PI था और उसमें से x जितना कम हुआ, इसीलिए हमने इस इक्वेशन में ऐसे लिखा कि PT इज इक्वल टू PI माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगी, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स रिमूव हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, PT इज इक्वल टू PI प्लस एक्स रहेगा। अब यहाँ पे हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारी इक्वेशन मिलेगी x इज इक्वल टू PT माइनस PI। अब ये यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन मतलब PA के प्रेशर में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये होगा PA इज इक्वल टू PI माइनस एक्स, और x की जगह पे हम रखेंगे PT माइनस PI।
तो देखो वो मैंने यहाँ पे कर दिया। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसीलिए हम लिखेंगे पी ए इज इक्वल टू पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई। ये पी आई प्लस पी आई तो हो जाएगा 2PI। दैट मीन्स इक्वेशन मिलेगी हमें पी ए इज इक्वल टू 2PI माइनस पी टी। अगेन मैं आप सबको बता दूं, ये जो अभी हमें मिला ना, वो ये पी ए की वैल्यू है, मतलब हमें फाइनल प्रेशर ऑफ ए रिएक्टेंट कितना होगा वो मिला है। इनिशियल तो पता था पी आई, और फाइनल हमें यहाँ पे मिल गया। अब हम लिखेंगे इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के लिए, और वो है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 लॉग R1 बाय R2। यहाँ पे रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो होता है मोल पर लीटर में, लेकिन ये तो गैसियस फेज है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे प्रेशर लेने वाले हैं। मतलब ये होगा इनिशियल प्रेशर और ये होगा फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा पी आई अपॉन पी ए। ये पी आई बताता है इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और पी ए मतलब जो हमारा रिएक्टेंट ए था उसका फाइनल प्रेशर। तो यहाँ पे पी आई की जगह पे हम लिखेंगे सिर्फ पी आई, और ये पी ए है वहाँ पे क्या लिखेंगे 2PI माइनस पी टी। इसीलिए हमें यहाँ पे K की वैल्यू मिल जाएगी। और इसी इक्वेशन का यूज करके, मतलब ये इक्वेशन नहीं लेकिन ये पूरे स्टेप्स का यूज करके हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल 4.6। देखो यहाँ पे सभी के रिएक्टेंट गैसियस फेज में है और इवन प्रोडक्ट भी गैसियस फेज में है, और हमें दो कंडीशन दी है टाइम 0 और 100 पे, और टोटल प्रेशर यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए यही फंडामेंटल नॉलेज यूज करके हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो हम इक्वेशन लिखेंगे कि 2N2O5 गिव्स 2N2O4 प्लस O2। ध्यान से देखो ये 2 मोल है, ये 2 मोल है और ये 1 मोल है, इसीलिए हम ऐसा लिखेंगे कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये जो है पहले कितना था 0.5 था, ये 0 था और ये 0, ये इनिशियल कंडीशन है। लेकिन जब टाइम t इज इक्वल टू 100 सेकेंड होगा तब ये कितना होगा, तो हमारा जो रिएक्टेंट है वो पहले था 0.5 और उसमें से 2x जितना कम हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये 2x कहाँ से आ गया, तो ध्यान से देखो ये 2 मोल है और इसमें से 2 मोल ये बना और 1 मोल ये बना, मतलब ये x जितना बना तो ये 2x जितना बना, और ये खत्म कितना होगा 2x जितना, इसीलिए हमने ये डबल लिखा है। अगर ये 3 मोल होते तो हमें 3x लिखना पड़ता, और इसकी स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग टू ये हमने x लिखा है। इससे पहले हमने जो देखा था उसमें सब 1 मोल थे, इसीलिए हमने -x और +x रखा था। लेकिन यहाँ पे ये 2 मोल कंज्यूम हो रहा है इसीलिए हमने -2x लिखा, ये 2 मोल फॉर्म हो रहा है इसलिए हमने 2x लिखा, और ये 1 मोल फॉर्म हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ x रखा है। अगर ये 3 मोल फॉर्म होता तो हम यहाँ पे 3x लिखते, ये 3 मोल कंज्यूम होता तो यहाँ पे -3x लिखते। अब आप जानते हैं कि फाइनल प्रेशर कितना होगा, अगेन PN2O5 का प्रेशर प्लस PN2O4 का प्रेशर और PO2 का पार्शियल प्रेशर, इनका समेशन करेंगे तो हमें टोटल फाइनल प्रेशर मिल जाएगा। राइट नाउ देखो यहाँ पे हमारे पास PN2O5 की वैल्यू कितनी है 0.5 माइनस 2x, ये होगा 2x और ये होगा x। अगेन जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वैसे ही इसको ओपन अप करेंगे तो ये -2x प्लस 2x निकल जाएगा तो सिर्फ बचेगा x। तो PT की वैल्यू मिली हमें 0.5 प्लस x जितनी, x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें मिलेगा PT माइनस 0.5। अब हमें x की वैल्यू मिली PT माइनस 0.5। अब हमारे पास PN2O5 है, मतलब वो कितना होगा, तो वो होगा 0.5 माइनस 2x जितना, और यहाँ पे ये इक्वेशन है ना ये मैंने यहाँ पे लिखी है, और यहाँ पे जो x की जगह पे हम लिखेंगे PT माइनस 0.5। तो चलिए वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगी 0.5 माइनस 2 और x की जगह पे आ जाएगा PT माइनस 0.5। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा 0.5 तो मैंने ऐसे लिखा, ये -2 PT आया और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, राइट। तो यहाँ पे प्लस और 2 इंटू 0.5 तो उसका आंसर आ जाएगा 1। तो ये 1 प्लस 0.5 तो हो जाएगा 1.5 और यहाँ पे 2 PT वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब ये हमें मिला PN2O5, लेकिन यहाँ पे PT की वैल्यू कितनी होगी 0.512, तो वो हम जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें N2O5 का फाइनल प्रेशर मिलेगा, और ये PN2O5 की जो फाइनल प्रेशर की वैल्यू मिलेगी वो होगी 0.476 एटमॉस्फेयर। मतलब अब हमारे पास इनिशियल प्रेशर है एज वेल एज फाइनल प्रेशर दोनों की वैल्यू है। तो चलिए हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए हम K की इक्वेशन रखेंगे। तो देखो ये इक्वेशन है 2.303/T log PI अपॉन PN2O5। इनिशियल प्रेशर कितना था, तो वो 0.5 जितना था, और अभी जो फाइनल प्रेशर N2O5 के लिए हमने कैलकुलेट किया वो कितना मिला 0.476, तो वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया।
तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमें जो k मिलेगा वो होगा 4.98 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से आप ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। आपको स्टोइकियोमेट्री देखना है और इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है और वो वैल्यू यहाँ पे रखनी है। इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखने वाले हैं हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। तो हाफ लाइफ किसको बोलेंगे, पहले मैं सिंपल आपको समझा दूं कि द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू द 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है T1/2। मतलब इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन था उससे हाफ होने के लिए जो भी टाइम लगता है उसको बोलेंगे T1/2, या हम बोलेंगे हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। अभी जैसे मैंने बताया कि 8 मोल थे, उसमें से 4 मोल होने के लिए जो भी टाइम लगा उसको बोलेंगे हाफ टाइम और हाफ रिएक्शन। अब यहाँ पे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T1/2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो पहले हम उसके लिए K लिखेंगे। तो K की इक्वेशन होगी K इज इक्वल टू R0 - R अपॉन T। अब यहाँ पे जब भी हम हाफ टाइम या हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन की बात करते हैं तो वो ऐसा टाइम है जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से हाफ हो जाता है। तो वो R की वैल्यू होगी 1/2 R0 जितनी, और उस टाइम को हम बोलेंगे T1/2। तो इस इक्वेशन में हम R की जगह पे लिखेंगे 1/2 R0 और T की जगह लिखेंगे T1/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये R0 में से 1/2 R0 जाएगा तो सिर्फ बचेगा 1/2 R0, और इस इक्वेशन को रीअरेंज हम करेंगे। लेकिन उससे पहले ये 2 को हम नीचे ले लेंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो K होगा R0/2 T1/2। अब T1/2 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें मिलेगी T1/2 की वैल्यू R0/2 K। तो ये है हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सेम वैसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम K की वैल्यू रखेंगे तो K होगा 2.303 log R0/R। अगेन T1/2 पे क्या होगा, R इज इक्वल टू 1/2 R0। तो यहाँ पे R की जगह पे हम लिखेंगे 1/2 R0 और T के प्लेस पे लिखेंगे T1/2। अब इस इक्वेशन में देखो ये R0 निकल जाएगा और ये 2 चला जाएगा ऊपर, और ये T1/2 को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो चला जाएगा लेफ्ट साइड पे और लेफ्ट साइड का K आ जाएगा यहाँ पे राइट साइड पे डिनोमिनेटर में। तो हमारी इक्वेशन मिलेगी हमको T1/2 इज इक्वल टू 2.303 बाई K इंटू log 2, और ये जो log 2 है उसके वैल्यू होगी 0.301। तो 2.303 को 0.301 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.693 और डिवाइडेड बाई K तो है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T1/2 होगा 0.693 बाई K जितना। तो चलो हम यहाँ पे दोनों रिएक्शन को लिखते हैं, लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन दोनों के मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन T1/2 की वैल्यू होगी R0/2 K। अब ये K तो कांस्टेंट, तो हम ऐसा बोलेंगे कि जो हाफ टाइम है वो प्रोपोर्शनल में है R0 के, मतलब T1/2 इज प्रोपोर्शनल टू R0। जबकि हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें देखो क्या है 0.693 बाई K, मतलब यहाँ पे R0 का कुछ भी यहाँ पे सिंबल नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ टाइम और हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इंडिपेंडेंट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल 4.7 जिसमें है a first order reaction is found to have a rate constant 5.5 into 10⁻14 second inverse, find the half life of a reaction। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑलरेडी कहा गया है तो उसकी इक्वेशन है 0.693 बाई K। जस्ट हमें K की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और हमें मिल जाएगा T1/2। सिर्फ आपको पता होना चाहिए ये इक्वेशन के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो और आंसर आपको मिल जाएगा। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4.8। So that the first order reaction, the time required for the completion of 99% is a 10 times of the half time of the reaction। अगर 100% रिएक्शन खत्म हो जाती तो R जितना रिएक्टेंट खत्म हो जाता, तो 99% पे कितना रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा। तो सिंपल ये इक्वेशन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 99.9 इंटू R0 डिवाइडेड बाई 100, तो वो आंसर मिलेगा हमें 0.999 R0। मतलब कि 99.9% जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो जो रिएक्टेंट बचेगा वो Rn जितना, और वो होगा R0 माइनस 0.999 इंटू R0 जितना होगा। तो हमारे पास अभी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मिल चुका है। तो अब हम करेंगे K की वैल्यू, तो वो होगी 2.303 बाई T log R0/R। तो हमने यहाँ पे R की वैल्यू रखी है और वो होगी R0 माइनस 0.999 R0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें K मिलेगा 2.303 बाई T log R0। यहाँ पे R0 मैंने कॉमन निकाल दिया इन दोनों में से, तो क्या बचेगा 1 माइनस 0.999। अब नेक्स्ट स्टेप में ये R0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 2.303 बाई T log 1/1 माइनस 0.999। अब यहाँ पे ये जो 1 माइनस 0.999 है वो होगा 0.001,
तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। 0.001 का मतलब होता है 10⁻⁻3। 10⁻³ ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻+3। तो अब हम लिखेंगे k = 2.303/t log 10⁻3। अब ये log 10⁻3 का मतलब होता है सिर्फ 3, तो हमें k की वैल्यू मिली 2.303 × 3/t। अब हम ये टाइम को सब्जेक्ट बनाएंगे, जो 99.9% पे रिएक्शन कंप्लीशन का टाइम है, k इधर आ जाएगा तो वो होगा t 99.9% = 6.909/k। तो ये 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने का टाइम है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे हमारे हाफ टाइम से, और हाफ टाइम की वैल्यू होती है 0.693/k फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इन दोनों का रेशियो लेते हैं कि t 99.9% पे जो होगा 0.0693/k डिवाइडेड बाई t1/2, मतलब इसकी वैल्यू। तो ये होगा 0.693/k, लेकिन ये डिवाइड में है तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे k ऊपर आ गया, 0.693 नीचे, ये k कैंसल आउट, और इन दोनों का रेशियो का जो आंसर मिलेगा वो होगा 10। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि 99.9% पे रिएक्शन जो भी कंप्लीट होने में टाइम लगता है वो 10 टाइम्स होगा हाफ टाइम ऑफ द रिएक्शन से। तो अब समरी क्या कहती है, तो देखो यहाँ पे मैंने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के बारे में लिखा है। तो जो जीरो ऑर्डर के लिए रेट होगा वो होगा dr/dt = -k, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होगा वो है dr/dt = -kr। इंटीग्रेटेड रेट लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगा kt = r0 - r, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगा kt = ln r0/r। हाफ लाइफ की बात करें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए t1/2 होगा r0/2k, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगा वो 0.693/k। अगर k के यूनिट की बात करें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसका k का यूनिट होगा, मतलब रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वो होगा मोल पर लीटर इनवर्स पर सेकंड इनवर्स, और जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ k मिलेगा सिर्फ सेकंड इनवर्स। अब हम सीखने वाले हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये सूडो का मतलब क्या होता है, अगर आपने बायोलॉजी रखा है तो आपने सुना होगा सूडोपोडिया, मतलब फॉल्स लेग वाले, जैसे अमीबा होता है ना वैसा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जो रिएक्शन एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर की है नहीं, लेकिन उसके जैसे बिहेव करती है, वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जस्ट लाइक consider a chemical reaction between two substances when one reactant is present in a large excess, मतलब एक रिएक्टेंट ज़्यादा अमाउंट में है, दूसरा बहुत ही कम अमाउंट में, तो उस टाइम पे वो रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। चलो विथ एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए विथ एग्जांपल समझते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, और यहाँ पे मैं उसकी रिएक्शन भी लिख रहा हूँ कि जब भी इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस होता है तो यहाँ पे टाइम t0 पे इथाइल एसीटेट का कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोल और वाटर था 10। रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन है इथाइल एसीटेट हो जाएगा 0 और ये वाटर होगा 9.9। तब यहाँ पे देखो हम इसका रेट लिखे तो रेट होगा k प्राइम इथाइल एसीटेट का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई वाटर का कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वाटर के कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है, वो नियरली कांस्टेंट ही है। इसीलिए हम क्या लिखेंगे k = k प्राइम इंटू वाटर। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इसीलिए हमने k प्राइम इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर को ले लिया कांस्टेंट एज अ k, राइट। तो देखो अब जो इक्वेशन मिलेगी रेट की वो होगी k इंटू इथाइल एसीटेट का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहाँ पे वाटर का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रहा है, वो नियरली कांस्टेंट ही है। तो जो पहले अगर ये 1 होता तो वो सेकंड ऑर्डर होती, लेकिन अब ये जो पूरा रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके अकॉर्डिंग टू होगी, तो वो इथाइल एसीटेट के कॉन्सेंट्रेशन के पावर के प्रोपोर्शनल में होगी, मतलब ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं द रिएक्शन बिहेव्स एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्चुअली ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं थी, लेकिन हमारा जो रिएक्टेंट है वाटर उसका बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन था, इसीलिए ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के जैसे बिहेव करती है, इसलिए उसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे वन मोर एग्जांपल है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। लाइक जो कैन शुगर है वो कन्वर्ट होती है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, तो वहाँ पे भी जो वाटर है उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही हाई होता है और बहुत कम ही चेंज होता है, वो नियरली कांस्टेंट रहेगा कॉन्सेंट्रेशन। इसीलिए जो रेट है उसकी इक्वेशन में हम k प्राइम इंटू वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट ले लेंगे, तो जो रेट मिलेगा वो होगा k इंटू कैन शुगर का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये हो जाएगी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो वन मोर एग्जांपल से इसको समझते हैं कि एग्जांपल नंबर 4.9 जिसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट दिया है। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें कुछ कॉन्सेंट्रेशन दिए हैं और बोला है कि वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 55 मोल जितना रहता है, राइट। तो वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है लेकिन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
तो हमें वहाँ पे k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो k की इक्वेशन आएगी 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log R1 बाई R2। तो यहाँ पे ये जितने स्टेज है ना, उन सभी के लिए हमें k फाइंड आउट करना है। अब इस इक्वेशन की मदद से आप सभी स्टेप के लिए k फाइंड आउट करोगे। सेकंड स्टेप में क्या आपको करना है कि हमें k की इक्वेशन पता है, k इज इक्वल टू k प्राइम इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर फॉर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो k प्राइम जो भी फाइंड आउट किया उसकी वैल्यू रखेंगे और साथ में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बोला है 55, वो रखेंगे तो हमें मिल जाएगा k की वैल्यू। अब हम देखने वाले हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। तो देखो, जो डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 होता है उसकी हाफ लाइफ टाइम के बारे में बात करें, अगर वो हम 50 डिग्री सेल्सियस पे इसका डीकम्पोजिशन करते हैं तो उसके लिए टाइम लगेगा हमको 12 मिनट। अगर यही डीकम्पोजिशन हम 25 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो उसके लिए टाइम लगेगा 5 आवर। मतलब देखो, टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया, रिएक्शन स्लो हो गई। और अगर हम ये जो डिकम्पोजिशन है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो ये रिएक्शन 10 डेज लगी। मतलब देखो, टेम्परेचर कम करते गए वैसे टाइम बढ़ता गया, रिएक्शन स्लो होती गई। दैट मीन्स टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन पे काफ़ी अफेक्ट करता है। ऐसा देखा गया है कि अगर टेम्परेचर को हम 10 डिग्री राइज करेंगे तो रेट कांस्टेंट नियरली डबल हो जाएगा, मतलब वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो टेम्परेचर काफ़ी मैटर करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो ये जो टेम्परेचर का डिपेंडेंस है वो सबसे पहले डच केमिस्ट J.H. वॉन हॉफ ने डिस्कवर किया था, लेकिन उसके बाद जो आर्हेनियस थे उन्होंने इसका फिजिकल जस्टिफिकेशन दिया था और इंटरप्रिटेशन किया था। और उन्होंने इक्वेशन दी थी K इज इक्वल टू A इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी। अब ये जो A है उसको हम बोलेंगे आर्हेनियस फैक्टर और उसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स भी कहा जाता है। इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहा जाता है और हर एक रिएक्शन के लिए ये स्पेसिफिक होता है। R है गैस कांस्टेंट और E है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इन जूल पर मोल। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। और ये जो रिएक्शन हो रही है आप देख रहे हैं कि बीच में एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है और इसकी एनर्जी का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट और पोटेंशियल एनर्जी है। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे, तो जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट, लेकिन बीच में बन रहा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के लिए इतनी उसको एनर्जी चाहिए और ये जो मिनिमम एनर्जी है उसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। अगर इतनी एनर्जी मिलती है रिएक्टेंट को तभी जाके वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गए और बाद में ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा प्रोडक्ट। तो हम ऐसा कह सकते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दैट एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। जब रिएक्टेंट को सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगी। इसलिए इतनी मिनिमम एनर्जी मिलनी जरूरी है। अब हमारे वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का डिफरेंस देखें तो वो है हमारी रिएक्शन एनर्जी। यहाँ पे जो डेल्टा H लिखा है ना, वो है हमारी रिएक्शन एनर्जी। रिएक्शन के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सभी की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है, सब डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी से मूवमेंट करते हैं। लुडविग बोल्ट्जमैन एंड जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इनका एक स्टैटिस्टिकल प्रेडिक्शन किया था जो बताता है लार्ज नंबर पे ये मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी। तो आपको जैसे यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो Ne/Nt, तो ये रेशियो दिखाता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में Ne इतनी एनर्जी वाले मॉलिक्यूल कितने हो गए। तो यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ना, वो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है। अगर आप उसके राइट में जाओ या लेफ्ट में जाओ तो देखो तो उससे एनर्जी कम वाले मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स है। अगर हम कोई भी रिएक्शन के लिए ये प्लॉट ड्रॉ करें जिसमें काइनेटिक एनर्जी वर्सेस Ne/Nt का रेशियो हो और टेम्परेचर T पे ये ग्राफ प्लॉट किया है और यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी दिखाई गई उतनी एक्टिवेशन एनर्जी है, तो जो टेम्परेचर T पे जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए वो यहाँ पे मैंने ये डार्क शेडो करके दिखाए हैं। अब यहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री का आप भी राइज करें तो देखो इस ग्राफ का नेचर चेंज हो गया। यहाँ पे ये जो कर्व था ये थोड़ा स्लाइटली राइट के साइड मूव हुआ और इसकी ब्रॉडनेस बढ़ गई और आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हुए, इंक्रीज हुए। मतलब हमने 10 डिग्री राइज किया तो यहाँ पे देखो ब्लैक जितने तो थे, साथ में ये ब्लू जितना पोर्शन है उतने एडिशनल मॉलिक्यूल ऐड हुए। तो जो आर्हेनियस इक्वेशन है वो हम लिखेंगे यहाँ पे K इज इक्वल टू A इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी। अगर इसका हम लॉग लेते हैं तो वो होगा ln K इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी प्लस ln A हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर कर सकते हैं और वो जो हमें ग्राफ मिलेगा
वो ऐसा ग्राफ होगा, देखो 1/t वर्सेस ln k का। यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होगा उसकी वैल्यू होगी ln a जितनी, और जो स्लोप की वैल्यू होगी वो होगी -e/r जितनी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर और डिक्रीजिंग इन द एक्टिवेशन एनर्जी विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द रेट ऑफ अ रिएक्शन एंड एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द रेट कांस्टेंट। दैट मीन्स अगर आप रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हो या एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ेगा और रेट कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल वे से बढ़ जाएगा। तो चलो यही इक्वेशन हम यूज करेंगे ln k = -EA/RT + ln A। अब इस इक्वेशन की हम दो डिफरेंट कंडीशन पे वैल्यू चेक करेंगे, लाइक T1 और T2। ये देखो T1 T2 टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर T1 एंड टेम्परेचर T2। तो देखो T1 टेम्परेचर पे ये इक्वेशन होगी ln K1 = -EA/RT1 + ln A, और टेम्परेचर T2 पे ये होगी ln K2 -EA/RT2 + ln A। अब हम करेंगे इक्वेशन 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी ln K2 - ln K1 = -EA/RT2 -EA/RT1। जैसे हमने आगे पहले किया था ना, वैसे ही हम स्टेप करते जाएंगे, और जो फाइनल इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलने वाली है वो होगी log K2/K1 = -EA/2.303R T2 - T1 T1 देखो ये स्टेप मैं फटाफट बोल गया हूँ क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी आपको ये आता है, इसलिए हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम साथ में एग्जाम्पल भी सॉल्व कर रहे हैं। तो ज़रा देख लेना इसको। अब जाएंगे हम एग्जाम्पल नंबर 4.10 जो बेस है इस इक्वेशन पे। तो यहाँ पे हमें दो टेम्परेचर दिए हैं, दो रेट कांस्टेंट दिए हैं, और हमें फाइंड आउट करना है EA और A की वैल्यू। तो देखो हमने वो इक्वेशन रख दी, हमने टेम्परेचर और ये K1 K2 की वैल्यू रखी, तो हमें मिल गया पहले EA। अब ये जो EA मिला तो हम इन दोनों में से कोई भी एक के लिए आर्हेनियस इक्वेशन लिखेंगे, और उस इक्वेशन में हम K की वैल्यू, EA की वैल्यू और RT की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और A को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो A मिलेगा हमें 1.61। अगर आपको सीखना है कि ये जो था उसका हमने आंसर A = 1.61 कैसे लाया है, वो स्टेप सीखने हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना के रख दूंगा। अब हम देखने वाले एग्जांपल 4.11 जिसमें हमें दिया है रिएक्शन। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड बाय द रिएक्शन C2H5I gives C2H4 + HI। 600 केल्विन पे हमें दिया है रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी दी है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट एट द रिएक्शन एट 700 केल्विन। मतलब हमें अभी क्या फाइंड आउट करना है, रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो हमारी इक्वेशन आएगी log K2 - K1 = EA/2.303R 1/T1 - 1/T2। तो टेम्परेचर तो 2 है, लेकिन हमारे पास log K1 और K2 में से सिर्फ एक ही वैल्यू है जो है K1 की, तो K2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, बाकी सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। EA भी है हमारे पास, तो हमें मिलेगा log K2, जिसका एंटी लॉग करोगे तो हमें रेट कांस्टेंट मिल जाएगा, वो है 6.36 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। अब हम देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के कैटलिस्ट से क्या फर्क पड़ता है। सो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन उसमें केमिकल चेंज कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। लाइक यहाँ पे एग्जांपल है 2KClO3 जो कन्वर्ट होता है KCl में और ऑक्सीजन में, और यहाँ पे कैटलिस्ट यूज किया हमने MnO2। तो देखो जो कैटलिस्ट होता है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है, लेकिन अगर कोई सब्सटेंस ऐसा ऐड करे जिससे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो तो उसको हम बोलेंगे इनहिबिटर। लाइक कैटलिस्ट कैसे रोल प्ले करता है, तो देखो यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा है जिसमें रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है और पोटेंशियल एनर्जी है। आप जैसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे रिएक्शन है जो कन्वर्ट हो रहे प्रोडक्ट में, और ये जो पाथ है वो विदाउट कैटलिस्ट वाला पाथ है, और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कैसी है, ज़्यादा है। अगर हम इसी रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट यूज करें तो देखो कैटलिस्ट यूज करने के बाद जो ये रिएक्शन का पाथ था वो थोड़ा नीचे आ गया, पोटेंशियल एनर्जी उसकी थोड़ी कम हो गई, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी उसको कम चाहिए। तो ये जो शॉर्ट पाथ मिला जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो जो कम काइनेटिक एनर्जी वाले भी मॉलिक्यूल है वो भी कन्वर्ट हो सकते हैं प्रोडक्ट में। इसलिए कैटलिस्ट का यूज करने से हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन वो फास्ट हो जाता है, क्योंकि कम एनर्जी वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये जो कैटलिस्ट होता है ना उसकी स्मॉल अमाउंट ही चाहिए जो लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को कैटलाइज कर सकता है। ये जो कैटलिस्ट होता है वो गिव्स एनर्जी, मतलब ΔG ऑफ द रिएक्शन को अल्टर नहीं करता है। ये जो कैटलिस्ट है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करता है। जो भी कैटलिस्ट होता है वो इक्विलिब्रियम को फास्टली रीच करता है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने देता है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैसा ही रहेगा। ये जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएगा उतना ही रेट रिवर्स रिएक्शन का बढ़ाएगा,
मतलब कि ऑल ओवर रेट हमारा है वो बढ़ जाएगा, लेकिन हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी नहीं चेंज होगा। अब हम सीखने वाले हैं कोलिजन थियरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो कोलिजन थियरी थी वो मैक्स स्ट्रॉट्स एंड विलियम लुईस ने 1960 और 18 में दी थी, और उन्होंने ये थियरी दी थी ऑन द कंसेप्ट ऑफ एनर्जेटिक मैकेनिज्म एस्पेक्ट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली ये जो थियरी है वो काइनेटिक थियरी ऑफ गैस पे बेस्ड है, और इस थियरी में ऐसा अज्यूम किया है कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है वो हार्ड स्फीयर है, और वो जो कोलाइड होता है और उससे प्रोडक्ट फॉर्म होती है। सो द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मतलब पर सेकेंड में यूनिट पर वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल कोलाइड होते हैं उसको बोला गया कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और सिंबल दे दिया गया Z का। और जो दूसरा फैक्टर है जो रिएक्शन के रेट पे अफेक्ट करता है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनती है रिएक्टेंट में से, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो होगा रेट इज इक्वल टू ZAB e रेस टू माइनस EA बाई आर। यहाँ पे जो ZAB है उसको हम बोलेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट A एंड B। जो E रेस टू माइनस EA बाई RT है वो रिप्रेजेंट करता है द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन EA। अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें आर्हेनियस इक्वेशन से तो वो होगा K इज इक्वल टू A रेस टू माइनस EA बाई RT, जिसमें यहाँ पे ZAB ऑलमोस्ट A के जैसा हमें लग रहा है। जब भी हम एटॉमिक रिएक्शन की बात करें तो ये काफी ईजी है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जहाँ पे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होता है तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है उसमें सभी कोलिजन ऐसे नहीं होते जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसीलिए हमें देखना पड़ता है कि हर एक जो मॉलिक्यूल्स है जो कोलाइड हो रहे हैं तो उनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होने चाहिए और उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। तो वैसे जो कोलिजन होते हैं जिसके पास सफिशिएंट एनर्जी भी हो और प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, तभी उन दोनों के बीच जो कोलिजन होगा और उससे बॉन्ड ब्रेक हो गए और न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गए, वैसे कोलिजन को हम बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन। चलो विथ एग्जांपल हम समझते हैं कि ये ओरिएंटेशन और कोलिजन से क्या होता है। लाइक यहाँ पे हमारा एग्जांपल है CH3Br प्लस OH माइनस क्यू CH3OH प्लस Br माइनस। तो इस रिएक्शन में जो कोलिजन है तो दो टाइप के हो सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपको ऑन स्क्रीन दिख रहा है कि ये जो OH है वो कोलाइड हो रहा है, लेकिन जो Br की साइड से कोलाइड हो रहा है तो वहाँ पे वो कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगी। जबकि OH Br की अपोजिट साइड से अटैक करता है पीछे की साइड से, तब वहाँ पे एक न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है और एक बॉन्ड ब्रेक होता है और Br चला जाता है। तो ये जो अटैक है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ है, इसीलिए ये इफेक्टिव कोलिजन होगा और यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगी। तो देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी सफिशिएंट चाहिए और ओरिएंटेशन भी प्रॉपर, तभी जाके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन में एक और फैक्टर होगा जो होगा प्रोबेबिलिटी, और वी कैन से द स्टेरिक फैक्टर, जो हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिससे हमें प्रॉपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चलेंगे जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, राइट। तो इसीलिए हमारी जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी रेट इज इक्वल टू P ZAB e रेस टू माइनस EA बाई RT। तो पहले सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, और ये जब इफेक्टिव कोलिजन हो गए तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। मतलब ये सभी फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे उसके कुछ लिमिटेशन भी है। इसकी ड्रॉबैक ऐसी है कि यहाँ पे जो भी एटम है इनको हार्ड स्फीयर के जैसे एज्यूम किया है, लेकिन वो ऐसे नहीं होते हार्ड स्फीयर, राइट। उसके जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है उसको यहाँ पे इग्नोर किया गया है। तो ये है लिमिटेशन ऑफ कोलिजन थियरी। और हायर स्टडी में आप कई सारी और भी ऐसी थियरी सीखोगे जो रेट ऑफ रिएक्शन को आपको ज़्यादा डिटेल में सिखाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ और कुछ नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट कमेंट हो वो भी हमें भेजना, हम आपकी सभी कमेंट देखते हैं और आंसर भी देते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।